Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं हमारा जो पहले का जो चैप्टर था जो कि चैप्टर 8 था और उस चैप्टर का नाम था हाउ फ्री इज़ द प्रेस। सो उस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट था वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना जो लास्ट टॉपिक था हमारा, हमने उस वीडियो में 16 पार्ट तक हमने उसमें कवर कर लिए और इसमें हम 17 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे बिना वेस्ट किए टाइम। तो ऑफ दिस 6 फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, देखिए हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो ये न्यूज़पेपर वाले होते हैं, प्रेस वाले होते हैं, वो कितने फ्री हैं और कुछ भी छाप देते हैं और हमें उस पर विश्वास भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों जो हमने पहले पढ़ लिया है उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर ही बात की गई है कि जो पहले के हमने जो 6 फॉर्म्स देखे थे मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो जो 6 तरीके थे जो कि अभी आप देख सकते हो, जो कि ये डेलिब्रेट, मिरेकल, मॉन्जरिंग, ऐसे कर करके जो भी नंबरिंग यहाँ पे की रखी है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। तो ये जो सारे 6 के 6 हैं इनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कि इनमें से जो सारे 6 के 6 मिस रिप्रेजेंटेशन जो पहले न्यूज़पेपर ने कर रखा है उसमें से जो 2 हैं, जो पहले 2 हैं, है ना, आइए देख लेते हैं वो कौन है। जो फर्स्ट 2 हैं वो हैं आपके, पहला तो है आपका दिस वन, सेंसेशनल हेडलाइंस, जो ये फॉल्स यानी कि गलत तरीके से हेडलाइन बनाकर उसको उसमें मिर्च मसाला डालकर लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं काइंड ऑफ, ये जो सेंसेशनल हेडलाइन है। और सेकंड जो है गार्बलिंग, है ना। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इन 6 में से ये जो पहले के 2 हैं ये सबसे डेंजरस हैं, ठीक है। देयर इज़ नो रेमेडी अगेंस्ट देम, इनके लिए कोई भी हमारे पास उपाय नहीं है। रेमेडी मतलब उपाय होता है ना। They do not come within the narrow range of the law of libel. लाइबल का मतलब होता है अपमान लेख, है ना, कि कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये 2 चीज़ें जो हमने बात करी है ना, जो सेंसेशनल हेडलाइन थी और गार्बलिंग थी, ये जो है जो अपमान लेख है उसके नियम कानून के तहत नहीं आता। मतलब ऐसी चीज़ें वो करते हैं जिसपे आप उस पर उसके अगेंस्ट जा भी नहीं सकते, एक तरीके से कहने का मतलब है ना। फॉर टू मिस रिप्रेजेंट ए मैन्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज़ नो ऑफेंस, मतलब उनके हिसाब से ऐसा है भाई कि जो इंसान का एटीट्यूड है या फिर अपना ओपिनियन जो है, जाहिर सी बात है हम ये चाहते हैं कि हमारा राय रखी जाए कि भाई जो चीज़ें आप छाप रहे हो सकता है वो गलत है, तो आपकी जो राय है यानी कि नॉर्मल इंसान की जो राय है वो उनके हिसाब से एक अपराध है, आप उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उनके नियम कानून के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं आती है ना। आपकी जो राय है, आपकी जो एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें नो ऑफेंस जोन में आता है उनका, है ना। नॉर कुड वन रीडली परसुएड ए ज्यूरी दैट अ लाई हैड बीन टोल्ड अबाउट वन, और ना ही आप ऐसा कर सकते हो। ज्यूरी मतलब होता है आप जज करने के लिए जो सदस्य बैठे रहते हैं पैनल में, उनको ज्यूरी बोलते हैं, ज्यूरी मेंबर्स। तो कहा जा रहा है कि नॉर कुड वन रीडली परसुएड उन्हें मनाना, यानी कि आप ना तो ज्यूरी यानी कि जो जजेस हैं उनको आप मना भी नहीं पाओगे अपने बात पे कि हाँ एक झूठ बोला गया है जो इस पेपर में लिखा गया है, आप इस बात को भी नहीं मना सकते हो, है ना। सिंस ए सॉर्ट ऑफ फॉर्मल वेरासिटी इन डिटेल इज यूज्ड टू कन्वे अ टोटली फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स वर्ड एज अ होल, consequently it is next door to impossible to secure either correction or apology, which brings us to फ्लैट सेपरेशन। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नॉर कुड वन रीडली परसुएड, ये तो पढ़ लिया आपने कि आप किसी भी बात जो झूठी कही गई है पेपर में उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा नहीं सकते हो, क्योंकि जो ज्यूरी मेंबर होंगे वो भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। सिंस ए सॉर्ट ऑफ फॉर्मल वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, है ना। मान लीजिए थोड़ी बहुत सच्चाई है आपकी बात में, है ना, यूज टू कवे, है ना, आपकी बातों को वो सच्चाई को छाप भी देंगे थोड़ी बहुत, ताकि वो किसको छुपा सके, टोटली फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स वर्ड एज अ होल, यानी कि पूरी तरीके से आपकी बात को छुपाया जाए, इसलिए वो थोड़ा बहुत क्या करेंगे, आपकी सच्चाई को छाप देंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से आपकी बातों से सहमत नहीं होने वाले हैं। कौन? न्यूज़पेपर वाले। आगे देखिए, कंसिक्वेंटली इट इज़ नेक्स्ट डोर टू इम्पॉसिबल टू सिक्योर आइदर करेक्शन और अपॉलॉजी, है ना। कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप आपको ये देखने को मिलेगा कि इट इज़ नेक्स्ट डोर,
इम्पॉसिबल, यानी कि ये शायद ही ऐसा होगा, मतलब बहुत ही असंभव बात है कि आप इस चीज़ में मतलब आप चाहते हो करेक्शन कराना। मान लो पेपर में आपने कुछ गलत देखा, आप उसको करेक्शन कराना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा इम्पॉसिबल होगा। परिणाम स्वरूप यही है कि आप उसमें जीत हासिल नहीं कर सकते हो, ना ही आप उनसे माफ़ी मंगवा सकते हो, है ना। विच ब्रिंग्स अस टू, यानी कि हमें इस मोड़ पर ले आएगा कि ना तो हम उनसे माफ़ी मंगवा सकते हैं और ना ही इन सब चीज़ों पे आप अपनी राय भी दे सकते हो। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर का चलता है। आगे देखिए क्या है, 18th पैराग्राफ है कि फ्लैट सेपरेशन, है ना। फ्लैट सेपरेशन क्या है कि लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट मे बी रिटन, है ना। कहा जा रहा है कि ठीक है, आप इसको दबाने के लिए, है ना, सप्रेस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि प्रोटेस्ट, यानी कि आप विरोध करने के लिए लेटर्स लिख सकते हो, है ना, लिखे जा सकते हैं। दिस मे बी, इनको क्या क्या किया जाएगा अब ये देखिए, है ना। आप अगर लेटर लिखते हो तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। प्रिंटेड इन फुल और इन पार्ट, ऐसा भी किया जा सकता है कि आपकी जो बात लिखी गई कि हाँ ये अखबार में ऐसा कुछ गलत है, तो उस चीज़ को फुल या फिर पार्ट पार्ट में करके कहीं कहीं पेपर में छाप दिया जाएगा। चलो इतना मान लेंगे, वो न्यूज़पेपर वाले ऐसा कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, accompanied by an editorial comment to the effect that the words reported were actually said and that the speaker must not expect to monopolize the whole of the paper's valuable space। देखो एक और चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि देखिए वो किस तरीके से कभी कभी हमारी बात को मान भी लेते हैं कि हाँ भाई हमने गलती की है, तो पहले तो ये हो गया कि वो तो इग्नोर कर देते हैं, और कभी कभी लिखेंगे भी छापेंगे भी तो कुछ कुछ पार्ट में छापेंगे, है ना। तो वो ऐसा कर देंगे कि एडिटोरियल कमेंट के रूप में कहीं कहीं कमेंट टिप्पणियां करके आपकी बातों को जाहिर कर देंगे, ठीक है, जिससे ऐसा लगेगा कि हाँ जिस वक्ता ने इस बात को कहा है ना, एक्चुअली में कहा है, बिल्कुल फैक्ट है। इससे दूसरे लोगों का फिर से विश्वास बन जाएगा न्यूज़पेपर वालों के साथ कि हाँ भाई ये न्यूज़पेपर अच्छा है, ये तो भाई कम से कम लोगों की जो बात है उसको रख भी रहा है, गलतियां मान रहा है ना। तो वो, लेकिन वो आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हो कि कमेंट के रूप में दे रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, है ना। आपकी जाहिर सी बात जो है पूरी पूरी बात उसको रख नहीं रहे हैं, वो उसको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं लोगों को, और उन्होंने बात भी रख ली और पूरी बात भी नहीं कही, है ना। एंड दैट द स्पीकर मस्ट नॉट एक्सपेक्ट टू मोनोपोलाइज, और ये वो ऐसा भी करते हैं, कहते हैं कमेंट करके ऐसा बताते हैं, है ना, पेपर के कोई हिस्से में कि जो इंसान है जो ये बात को रख रहा है वो अपने पेपर के होल वैल्यूएबल स्पेस को, मतलब जो भी महत्वपूर्ण भाग है उसको मोनोपोलाइज करने की बात नहीं कर रहा है ना। मोनोपोलाइज यानी कि अपने एक मत राय नहीं देना चाह रहा है ना। आगे देखिए और क्या क्या हो सकता है कि या तो ये भी कर सकते हैं, अगर आप रिटन फॉर्म में उनको देते हैं, सी के बारे में बताया जा रहा है तीसरा ऑप्शन, कि आंसर्ड प्राइवेटली बाय द एडिटर, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको सीक्रेटली यानी कि प्राइवेटली आपको आपका आंसर का रिप्लाई कर देंगे कि देखिए भाई अच्छा ऐसे ऐसी बात है, आपको आपके इस गलती के लिए हम क्षमा मांगते हैं कि हाँ हमने गलती की, काइंड ऑफ ऐसे कर सकते हैं, है ना, प्राइवेटली आपसे बात कर सकते हैं। अ मैनोवर दैट डज नथिंग टू करेक्ट द फॉल्स इंप्रेशन लेफ्ट इन द पब्लिक माइंड, मतलब एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो एक चालबाजी कर रहे हैं। मैन्योवर मतलब चालबाजी, ये एक तरीके का चालबाजी है कि वो प्राइवेटली आपसे बात कर रहे हैं और ऐसा चाहते हैं दैट डज नथिंग, मतलब अगर आप खुद सोचो, आपसे प्राइवेटली कोई एडिटोरियल वाला बात करता है तो उसने तो अपनी बात आपसे बात रखी ना, पूरे जो बृहद पैमाने पे न्यूज़पेपर में छपता तब तो लोगों को जागरूकता फैलती कि हाँ यार इसने गलती की है, तो उसने वो एक तरीके से चालबाजी करके और पब्लिक माइंड में फिर से अपनी जगह बना ली, ठीक है। ओनली ओकेजनली, शायद ही कभी ऐसा होता है कि एंड यूजुअली फ्रॉम ए प्रोविंशियल पेपर डज वन रिसीव फुल अपॉलॉजी एंड करेक्शन, कभी कभी ही ऐसा होता है शायद कि कोई प्रोविंशियल पेपर यानी कि क्षेत्र वाले, आपके निजी क्षेत्र वाले जो पेपर वाले होते हैं, वो शायद कभी ऐसा होता है कि वो पूरी की पूरी अपॉलॉजी यानी कि पूरी पूरी क्षमा याचना मांगते हैं कि हाँ भाई हम पूरी तरीके से इस बात से सहमत हैं कि हमने गलती की है, हम इस क्षमा मांगते हैं और करेक्शन भी करना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेट मी कोट ऑनरिस कॉजा। ऑनरिस कॉजा का मतलब होता है मान रखने के लिए, है ना, कि मुझे ये बोलने दो कि ऑनरिस कॉजा यानी कि मान रखने के लिए, अ नोट रिटन टू मी फ्रॉम एन एडिटर ऑफ द ओल्डर स्कूल, है ना, एक नोट लिखा गया, है ना, एक किसी एडिटर के द्वारा जो कि पहले वाले स्कूल में था। थैंक यू फॉर योर लेटर विच वी थॉट इट आवर ड्यूटी टू प्रिंट,
मतलब ये जो हमारे डॉरथी एल सेयर्स हैं उनके लिए पत्र आया उनके पुराने वाले स्कूल से कि आपके लेटर लिखने के लिए धन्यवाद, कि विच वी थॉट इट आवर ड्यूटी टू प्रिंट, ये हमारी कर्तव्य बनता है कि हम इसको छापे अपने न्यूज़पेपर में कि हमने गलती की है और हम इसके लिए क्षमा याचना की गुहार कर रहे हैं। वी ट्राई टू प्रिजर्व आवर रेपुटेशन फॉर बैलेंस न्यूज़, हम इस चीज़ की पूरी भरसक प्रयास करेंगे कि बैलेंस न्यूज़ ही हम छाप पाएँ और हमारा रेपुटेशन भी बरकरार रहे। ऐसे करके एक ऑनरिस कॉजा, जो कि मैंने बताया था, मान रखने के लिए एक पत्र उनके पास आया था। हियर आर 3 ओल्ड फैशन वर्ड्स, ड्यूटी, रेपुटेशन, बैलेंस. Do they still represent what the reader demands or expect from Fleet Street? फ्लीट स्ट्रीट एक लंदन में आपका स्ट्रीट है जहाँ पे हर तरीके की न्यूज़पेपर्स की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, इसलिए फ्लीट स्ट्रीट की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है, जो आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे जो ऑनरिस कॉजा था, मान रखने के लिए जो भी उनको लेटर भेजा गया, उसमें जो चीज़ें लिखी गई थी उसमें 3 जो थे वो बहुत ही ओल्ड फैशन वर्ड यूज़ किए गए थे। वो क्या है? पहला तो ड्यूटी वर्ड यूज़ किया है ना, ड्यूटी हमारी है कि प्रिंट कर रहे हैं। फिर रेपुटेशन यूज़ किया कि हमारी रेपुटेशन बरकरार रहे, और बैलेंस। ये जो 3 ऐसे ओल्ड फैशन वर्ड यूज़ किए हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो ये रीडर डिमांड कर रहा था वैसी चीज़ें छपी हैं? बिल्कुल नहीं। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी ही बात फ्लीट स्ट्रीट से जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं वैसी वहाँ पे लिखी जाती? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। टू गेट मिसलीडिंग, 19 नंबर पैराग्राफ है। टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करेक्टेड इन टेल्स इन एनी केस a heavy and exhausting effort of correspondence for the falsehood may be syndicated all over the world overnight and appear simultaneously in several hundred papers. इंटेल्स का मतलब होता है इसको इंक्लूड, है ना, टू इन्वॉल्व, शामिल करना। तो यहाँ बोला जा रहा है, मान लीजिए एक बात बताई जा रही है कि टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करेक्टेड इंटेल्स, यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि गलत था, है ना, जो मिसलीडिंग था, वो रास्ते से हट कर था, ऐसा कुछ प्रिंट हो गया पेपर में मान लीजिए, और उसको अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो वो क्या क्या अपने में सजोए रखता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कहा जा रहा है कि इन एनी केस a heavy and exhausting effort of correspondence चाहिए हमें। किस लिए? ताकि जो भी फॉल्सहुड, यानी कि जो भी आप कह सकते हो वहाँ पे गलतियाँ जो है ना, गलत बयानबाजी जो पेपर में छपी है, मे बी सिंडिकेटेड, है ना, शायद उसको सिंडिकेट में तो प्रसारित करना, मे बी शायद उसे सिंडिकेट कर दिया गया है, प्रसारित कर दिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरनाइट एंड अपीयर साइमल्टेनियसली इन सेवरल हंड्रेड पेपर्स। देखिए कहना ये चाह रहा है कि अगर गलती से कोई न्यूज़पेपर में गलत चीज़ छप जाती है, मिसलीडिंग चीज़ छप जाती है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको सुधारने के लिए, तो वो एक तरीके से दिक्कत भरी बात हो जाती है, क्योंकि वो जो गलत बयानबाजी थी वो पूरी तरीके से, है ना, उसको प्रसारित कर दिया जाता है पूरे रातों रात, ओवरनाइट, और वो एक साथ हजारों लाखों की संख्या में बहुत सारे न्यूज़पेपर में छप जाता है। तो ये क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है टास्क उनके लिए। इन एडिशन, इफ़ वन मेक्स अ फस का मतलब जोरदार शिकायत करना। अगर मान लीजिए इसी बात पे अगर कोई इंसान चाहता है कि उसका एक शिकायत करे, है ना, शिकायत करे कि हाँ भाई इन्होंने गलत चीज़, मिसलीडिंग बयान दिया है, तो शिकायत करे, और वेंचर्स टू एक्यूज द न्यूज़पेपर। वेंचर्स का मतलब होता है साहस करना, यानी कि अगर कोई साहस दिखाए कि भाई उस पर अब आरोप लगाया जाए न्यूज़पेपर पे ये कि ये जो बयानबाजी कर रहा है वो बहुत ही मिसलीडिंग है ना, तथ्य से हटकर है, तो अगर ऐसा कोई साहस भी करता है या फिर कोई ऐसा शिकायत करने की कोशिश करता है, द न्यूज़पेपर of lack of veracity, there always lurks in the background the shadow of gentle blackmail. lurks का मतलब होता है हमला बोलने की ताक में रहना, shadow of gentle blackmail, gentle का मतलब होता है विनम्र आचरण वाला। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान ऐसा करता है, इस न्यूज़पेपर के खिलाफ जाता है कि हाँ भाई ये मिसलीडिंग न्यूज़ डाल रहा है पेपर, तो देयर ऑलवेज लर्क्स, तो हमेशा न्यूज़पेपर वाले जो हैं हमला बोलने की ताक में रहते हैं, बैकग्राउंड से ही, है ना, ऑफ जेंटल ब्लैकमेल, वो ब्लैकमेल भी करते हैं तो विनम्र आचरण से, है ना। तो देखिए आगे और क्या लिखा है। एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन इज सटली, है ना, सटली का मतलब होता है आसानी से, है ना, आसानी से एक तरीके से ऑफेंड कर देना, दोषारोपण कर देना, सॉरी, सटली का मतलब होता है आसानी से,
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी बड़ा पब्लिक फिगर क्यों ना हो, है ना, बड़ी हस्ती ही क्यों ना हो, भले हो राइटर हो या फिर वक्ता हो, कोई हीरो हीरोइन हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, तो इज सटली मेड टू फील दैट इफ ही ऑफेंड द प्रेस ही विल सफ़र फॉर इट। अगर वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर वो न्यूज़पेपर के खिलाफ जा रहा है, वो प्रेस उसे मतलब प्रेस के तरफ से उसको भी भुगतना ही पड़ेगा, मतलब प्रेस उसे छोड़ेगा नहीं, काइंड ऑफ। 20th पैराग्राफ है, नो थ्रीट, है ना, धमकी होती है, थ्रीट का मतलब आपको पता ही है। नो थ्रीट ऑफ कोर्स इज ओपनली uttered, but books and plays may be favorable noticed or silently ignored, है ना। कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स माना जाता है कि आप खुला चैलेंज नहीं दे सकते हो, है ना, कोई धमकी नहीं दे सकते हो न्यूज़पेपर को, बट लेकिन जो बुक्स होते हैं या फिर कोई नाटक होते हैं, वो मतलब साइलेंट तरीके से उसको प्रेस कभी कभी इग्नोर कर देता है। मान लीजिए अब अगर कोई अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि ऐसा करके न्यूज़पेपर वालों ने कुछ गलत छापा है या फिर उसके खिलाफ आप जाना चाहते हैं, तो आप किसका सहारा ले सकते हो? हाँ, बुक्स या फिर प्ले का। लेकिन ऐसा ऐसे क्यों क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको कभी कभी न्यूज़पेपर जो है थोड़ा नज़रअंदाज भी कर देता है, इग्नोर कर सकता है। एल्यूजन स्नीयरिंग, इसमें क्या क्या होगा? एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, स्नीयरिंग मतलब मजाक, दो नॉट एक्चुअली लिबेलस, लिबेलस का मतलब अपमानजनक, may crop up in the gossip columns. 1,000 hints will be quietly conveyed that the press can make or break reputations. कहा जा रहा है कि एक तरीके से उसको साइलेंटली इग्नोर तो कर देगा न्यूज़पेपर वाला, लेकिन कभी कभी आपको संकेत भी देगा, है ना, हंसी मजाक में। दो नॉट एक्चुअली लिबेलस, हो सकता है कि वो ज़्यादा अपमानजनक बातें ना करे, मे क्रॉप अप इन द गॉसिप कॉलम, लेकिन वो टिप्पणी फिर से करके न्यूज़पेपर के किसी गॉसिप कॉलम, जहाँ पे एक ऐसा कोना पेपर का जहाँ पे बातचीत वाली चिट चैट लिखी रहती है, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ मेंशन जरूर कर देगा आपके खिलाफ, है ना। 1,000 hints will be quietly conveyed that the press कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। और इस तरीके से आप देख पाओगे कि हजारों हिंट्स आपको मिल जाएंगे जिसके जरिए प्रेस जो है या तो कभी आपकी रेपुटेशन बना सकता है और साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन बिगाड़ भी सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमने किसका सहारा लिया था? अभी बुक्स और प्ले का सहारा लिया था, क्योंकि इसको साइलेंटली थोड़ा इग्नोर कर देते हैं प्रेस वाले। लेकिन अभी क्या देखने को मिला? थोड़ा बहुत कर तो देते हैं, लेकिन वो चाहें तो आपके रेपुटेशन को बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा भी कुछ गलत लिख दिया आपके बुक या फिर आपके प्ले के बारे में अपने न्यूज़पेपर के किसी एक गॉसिप कॉलम में भी, तो आपकी तो रेपुटेशन चली गई भाई, है ना। बुक्स विच वेंचर टू क्रिटिसाइज द प्रेस आर देयर फॉर रेयर। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसी किताबें, है ना, ऐसी किताबें जो कि किसी प्रेस को क्रिटिसाइज करने, आलोचना करने की जुर्रत करती है, हिम्मत करती है, शायद ही मतलब बहुत रेयर होती है। नॉर इज़ इट ईजी टू फाइंड अ पेपर ऑनेस्ट इनफ टू प्रिंट एन आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट। और ना ही आपको ये आसानी से ऐसा मिल जाएगा पेपर, है ना, ऑनेस्ट इनफ, मतलब ऐसा कोई न्यूज़पेपर वाला होगा कि आपके दिए हुए आर्टिकल को, है ना, जो कि मिसलीडिंग वे में कोई पेपर कुछ गलत छाप दिया है, इस आर्टिकल को वो कभी छाप दे, ऐसा शायद ही आपको कोई न्यूज़पेपर वाला मिलेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 21 पैराग्राफ। स्पीचेज मे बी मेड ऑफ कोर्स बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक। बात ये है कि देखिए, स्पीच दी जाती है, कहीं कहीं स्पीच में मान लो कहीं भाषण चल रहा है, वहाँ पे किसी ने इस बारे में बात उठा दी न्यूज़पेपर के बारे में, तो स्पीचेज में बी मेड, लेकिन भाई ये जो बात है ना, वाइडर पब्लिक, बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे लोगों तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि भाई उसका साधन कौन है? फिर से प्रेस ही है, इसी का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो ये बातों को शेयर करते ही नहीं है ना। फॉर दे विल नॉट बी रिपोर्टेड इन फुल। और ये भी बात है कि अगर रिपोर्ट भी कर देते हैं, न्यूज़पेपर किसी एक कोने में डाल भी देंगे, तो वो लेकिन पूरी तरीके से नहीं डालेंगे, फुल नहीं डालेंगे ना, ओनली ए केयरफुल आइसोलेटेड सेंटेंस और सो विल फंड इट्स वे इनटू द पेपर अंडर सम सच हेडलाइंस सच एज। अभी आगे पढ़ूंगा, लेकिन ये बताना क्या चाह रहा है वो समझ लीजिए। अगर स्पीच हुई,
किसी चीज़ को लेकर पेपर के रिगार्डिंग, है ना, कि इन्होंने न्यूज़पेपर वालों ने अच्छे से नई बातें रखते हैं, हमारी बातें जो है झूठी वगैरह वो छाप देते हैं, मिसलीडिंग वे में छाप देते हैं। अब ये बात को न्यूज़पेपर वाले पूरी तरीके से तो छापेंगे नहीं, थोड़ा बहुत अगर छाप भी देते हैं तो बहुत केयरफुली तरीके से उसको आइसोलेट कर देंगे, थोड़ा सा सेक्शन डाल देंगे, है ना, बहुत अच्छे चुनिंदे सेंटेंस डाल देंगे। और इससे क्या होगा, इनटू द पेपर अंडर सम सच हेडलाइन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अब एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि बाइसेप सीक्स टू मजल प्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि मजल का मतलब होता है चुप कराना, है ना, कहते हैं वो मतलब इस तरीके से तोड़ मरोड़ की बातों को रिप्रेजेंट करेंगे कि उनको दूसरे लोग जब इस पेपर में पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ न्यूज़पेपर वाले सही बोल रहे हैं। देखिए कैसे कि मान लीजिए बाइसेप जो हैं वो एक स्पीच दे रहे थे, तो उसको उन्होंने कैसे छोटे से हेडलाइन में उन्होंने तब्दील कर दिया उनके स्पीच को। कह रहे हैं कि बाइसेप जो हैं प्रेस को क्या कराना चाहते हैं, चुप कराना चाहते हैं, मजल कराना चाहते हैं। या फिर कभी कभी ऐसी बातें छाप देंगे कि एमपी अटैक्स प्रेस लिबर्टी। अब बताइए ये चीज़ पढ़कर आपको भी लगेगा हाँ यार प्रेस की जो अधिकार हैं, जो आज़ादी है, उसको छीना जा रहा है। वो तो उन्होंने ऐसे ही लिखा ना कि जो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने प्रेस की आज़ादी पर अटैक करा है, उनको उनकी आज़ादी को वो छीन रहे हैं। तो आदमी तो इंसान ये पढ़कर तो वो हो जाएगा, पेपर के समर्थ में आ जाएगा, है ना। इंडीड, है ना, सच में द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द इरेस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस इज ग्रेटेड बाय ए कंसर्टेड हाउल। यानी कि कहा जा रहा है कि सच में ऐसा होता है ना, जो आपने स्लाइट एफर्ट दिखाया था कि इरेस्पॉन्सिबल जो ये डिसेमिनेशन यानी कि जो फैलाव कर रहे हैं नॉनसेंस चीज़ों का, उसको क्या मिलेगा, तो कॉन्सर्टेड यानी कि संगठित रूप से हल्ला गुल्ला करने को मिलेगा कि दिस इज़ ए थ्रीट टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब वो पूरी तरीके से उसको हुआ बना देंगे, हल्ला गुल्ला करने लगेंगे, भाई देखिए पूरी तरीके से धमकी दी जा रही है स्पीच में प्रेस को, ये उनकी आज़ादी का हनन किया जा रहा है। आगे देखिए 22 पैराग्राफ क्या है कि नो वंडर दैट विद इन 3 days लेटली द Archbishop of York and a minister of the crown were heard to utter the same despairing cry in face of journalistic misrepresentation and indiscrimination. We cannot control the press. यानी कि नो वंडर मतलब 3 दिन के भीतर ही क्या हुआ, सुनने को मिला ऐसा कुछ कि आर्क बिशप जो कि चर्च के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, तो आर्क बिशप एंड अ मिनिस्टर, है ना, of the crown were heard to utter the same despairing cry in face of journalistic misprision. तो 3 दिन के भीतर ही सुनने को मिलता है एक अधिकारी के द्वारा और जो एक चर्च के मुख्य अधिकारी थे उनके द्वारा कि एक मतलब होता है ना डिस्पेयरिंग क्राई, यानी कि निराशाजनक रोने वाली बात निकल कर आती है कि इन फेस ऑफ जर्नलिस्टिक मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेशन, है ना, कि वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रेस। मतलब फिर से एक बात निकल के आती है बड़े अधिकारियों की तरफ से कि भाई हम प्रेस को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, वो बेलगाम कुछ भी लिख दे रहे हैं, मतलब कुछ भी छाप दे रहे हैं काइंड ऑफ। आगे देखिए 23rd पैराग्राफ में क्या है कि द पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई हैव गिवन आर यू विल से ऑफ वेरी स्मॉल इंपॉर्टेंस। अब डॉरथी एल सेल्स कहती हैं कि जो भी मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स दिए, 5-6 जो एग्जाम्पल्स दिए थे स्टार्टिंग में, हो सकता है कि वो बहुत कम इंपॉर्टेंस का हो। ये सही है, ट्रू है। दैट इज़ वॉट मेक्स देम सो सिम्प्टोमेटिक एंड सो डिस्क्वाइटिंग। और इसी वजह से इस चीज़ को ये बहुत ही रोग सूचक और बेचैनी करने वाला बात बनाता है। दे डू नॉट शो एनी डायरेक्ट रेस्टिंग ऑफ द ट्रूथ टुवर्ड्स अ प्रोपेगेंडाइज्ड एंड। और इसी वजह से वो क्या करते हैं ना, एक दुष्प्रचार वाली चीज़ें पैदा करते हैं एक एंड से, ठीक है। अगेंस्ट सच अटेम्प्ट द रीडर मे विथ अ लिटिल मेंटल एफर्ट एफिशिएंटली आर्म हिमसेल्फ। और इस वजह से क्या होता है, जो रीडर है ना, वो उनके खिलाफ नहीं जा पाता है, ठीक है। What they do clearly show in all pervading carelessness about veracity, penetrating every column, creeping into the most drifting items of news, smudging and blurring the boundary lines between fact and fancy, creating a general atmosphere of cynicism and mistrust. यानी कि इस सब चीज़ों में ये बताया जा रहा है कि व्यापक तौर पे, है ना, जो भी बातें थी, जो परवेडिंग है ना, परवेडिंग का मतलब होता है व्यापक तौर पे जो केयरलेसनेस दिखाते हैं अबाउट वेरासिटी,
है ना। वेरासिटी मतलब अभी आपको मैंने बताया था, वेरासिटी का मतलब था सच्चाई। तो जो भी केयरलेसनेस वो दिखाते हैं सच्चाई को छापने में, पेनिट्रेटिंग एवरी कॉलम, ये हमने पढ़ा था कि एक छोटे से कॉलम में वो चीज़ें लिख देते हैं थोड़ी बहुत, क्रीपिंग इनटू द मोस्ट ट्रिफ्टिंग आइटम्स ऑफ न्यूज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं ना, तो ये क्या करती हैं, फैक्ट और फैंसी, यानी कि इन सब चीज़ों के बीच में हम जो इंसान है, जो नॉर्मल रीडर है, वो फंस के रह जाता है ना। वो इतना तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, है ना, हमें ये फैक्ट एंड फैंसी यानी कि सत्य असत्य का पता ही नहीं चलता है, राइट। क्रिएटिंग अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ साइनिसिज्म एंड मिसट्रस्ट। और वो क्या करते हैं, कुटिलता, साइनिसिज्म मतलब कुटिलता, और मिसट्रस्ट, है ना, अविश्वास का एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 24th पैराग्राफ है, ही that is unfaithful in little is unfaithful also in much। unfaithful का मतलब होता है विश्वासघाती। ही यहाँ पे न्यूज़पेपर के लिए प्रयोग किया गया है। कहा जा रहा है कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं, अगर वो थोड़े से में भी विश्वासघात कर रहे हैं, थोड़े से में भी अगर छल करते हैं, तो ज़्यादा की बात की जाए तब भी वो छल करेंगे ही, है ना। मच मतलब ज़्यादा। इफ़ ए कॉमन कोर्ट केस कैन नॉट बी करेक्टली रिपोर्टेड, हाउ आर वी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट। बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि भाई अगर ये न्यूज़पेपर वाले कॉमन कोर्ट केस, अगर मान लो आपके नॉर्मल आसपास के मतलब आपके लोकेलिटी का, या फिर यूँ कह लीजिए आपके स्टेट लेवल का कोर्ट का केस कोई है, अगर वो बात भी वो करेक्टली रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसको भी मिसलीडिंग वे में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो हाउ आर वी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट। तो हम कैसे देश विदेश की खबरों पे भरोसा कर पाएंगे भाई, ये जो न्यूज़पेपर वाले छाप रहे हैं। तो वी हैव टू जस्ट थिंक ओवर दिस कि हाउ लॉट ऑफ यू कैन से कि freedom is given to the press, right? So if an interviewer misinterprets the novelist whom we have all seen, what does he do with the foreign statesmen whom we have never seen? फिर से एक बात बताई जा रही एग्जाम्पल लेके, भाई आप बताओ, मान लो एक नोवेलिस्ट है जो कि नोवेल लिखता है, उपन्यासकार है, जिसको हम भली भांति जानते हैं, उसके बारे में हमने बहुत सारे उपन्यास पढ़ रखे हैं। अगर उसके बारे में कुछ टिप्पणी निकल जाती है न्यूज़पेपर में कि वो ऐसा है, उसका हमने इंटरव्यू लिया, उसको दूसरी तरीके से मिस इंटरप्रेट करके न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, मान लो किसी नोवेलिस्ट के बारे में, तो हमारा तो दिमाग हिल जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, उस नोवेलिस्ट को तो हम भली भांति जानते थे। तो अगर वो अपने नोवेलिस्ट, हमारे जानने वाले नोवेलिस्ट के साथ अगर वो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो भाई उसकी तो बात ही छोड़ दो कि जब वो करते हैं व्हाट डज ही डू विद द फॉरेन स्टेट्समैन, यानी कि विदेशी लोगों के साथ जो तर्क वितर्क किए गए हैं, जो बातें की गई हैं, वो उसमें कितनी ही सच्चाई होगी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। If the papers can be convicted of false emphasis, garbling, inaccuracy, reversal of fact, random invention, ये वही सारी 6 चीज़ें हैं जो बात की गई हैं, है ना। If the paper can be convicted, convicted का मतलब होता है, convicted का मतलब होता है अपराध। तो जो पेपर ने अपराध किया है गलत चीज़ें छापने का, वो सारी ये चीज़ें हमने जो डिस्कस की, इन सारे केसेस में वेयर सच डिस्टॉर्शन आर ऑफ एडवांटेज टू नोबॉडी, यानी कि ये किसी के लिए एक एडवांटेज के रूप में तो है ही नहीं। वॉट आर वी टू सपोज अबाउट दोज केसेज इन विच वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि जो निहित स्वार्थ था जिस केसेस में हमने बात की, आर क्लोजली कनेक्टेड, वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं, कि यहाँ पे जो भी चीज़ें छपती हैं वो मतलब मिसलीडिंग वे में होती है काइंड ऑफ। And above all, what are we to make of the assumptions on which all this is based, that the reader is too stupid to detect falsehood and too frivolous to even resent it? Frivolous का मतलब होता है कि मूर्ख, और falsehood यानी कि गलत बयानबाजी जो है ना। contempt मतलब आपकी नाराज़गी होती है, राइट। और रिसेंट का मतलब एक तरीके से दर्ज करना काइंड ऑफ। तो कहा जा रहा है कि एक तरीके से न्यूज़पेपर वाले तो ये समझ रखे हैं हम लोगों को, हम रीडर को, कि हम लोग बहुत स्टूपिड हैं, क्योंकि हम तो भाई कोई भी फॉल्सहुड यानी कि कोई भी गलत बयानबाजी होती है उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो यानी क्या है, हम तो बहुत ही मूर्ख हैं, है ना। और इसी मूर्खता के कारण हम तो कोई कुछ दर्ज भी नहीं करते हैं किसी के खिलाफ, है ना। आगे देखिए 25th पैराग्राफ में क्या कहता है, डिसेंट जर्नलिस्ट
डू नॉट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर। जो आजकल प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही है ना, जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि जो भी दिक्कतें इसका सामना हम कर रहे हैं कि हाँ प्रेस जो है कितना फ्री है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना अभी आजकल की जो चीज़ें हैं प्रेजेंट की, उसको वो पसंद नहीं करते हैं जो डिसेंट जर्नलिस्ट होते हैं, जो अच्छे वाले जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं। नॉर डू द मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और ना ही वो वैसे पत्रकार जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वन होते हैं, है ना। बट द नंबर ऑफ एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट who can maintain a higher standard of duty, balance and reputation in the face of pressure grows less day by day। लेकिन ये भी बात कही जाती है कि वैसे जो एडिटर और जर्नलिस्ट हैं जो कि अपने हाई स्टैंडर्ड जो ड्यूटी का, बैलेंस का और रेपुटेशन का बना कर रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या दिक्कत है, उन पे प्रेशर जो है ना दिन बाय दिन लेस, मतलब उसका उस पर कम होते जाता है दिन बाय दिन। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी पेपर दैट प्रेजेंट्स इट्स न्यूज़ सोबरली टू मेंटेन इट्स सर्कुलेशन, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि सोबरली मतलब गंभीरतापूर्ण, यानी कि कहा जा रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी न्यूज़पेपर वाले के लिए कि वो अपने न्यूज़ को बहुत गंभीरतापूर्वक मेंटेन करे अपने सर्कुलेशन में। परहैप्स इट इज़ ट्रू दैट एवरी नेशन गेट्स द प्रेस इट डिज़र्व। ये भी कहा जाता है कि जिस देश में जिस तरीके का राष्ट्र है, जिस तरीके की छवि वहाँ पे बनी हुई है, वैसा ही टाइप का प्रेस वहाँ पे मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर देश में सुव्यवस्था है, सभी चीज़ें अच्छे ढंग से होती हैं, तो उस देश को प्रेस भी वैसा ही मिलता है। यानी कि अगर लोग अपनी बातों को उठाते हैं, उसको रखी जाती है, बात मानी जाती है, तो वैसे जगहों पे सब चीज़ सुचारू रूप से चलता है। तो वही कहा जा रहा है कि प्रेस डिपेंड करता है नेशन कैसा है, राष्ट्र कैसा है आपका, उसी हिसाब से प्रेस भी वहाँ पे मिलेगा आपको। आगे है 26 पैराग्राफ में कि बट सपोजिंग द रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, डज ही रिसेंट कंटेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस, डज ही वांट द ट्रूथ व्हाट इज सेड एंड डन, व्हाट स्टेप इज ही टू टेक। कहा जा रहा है कि बट अगर मान लीजिए ऐसा सपोज किया जाने लगा कि रीडर जो है वो बहुत ही एक्यूरेसी को लेकर केयर करता है, डज ही रिजेंट कंटेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर वो बहुत सारी अपने प्रयासों को दर्ज करता है, न नाराज़गी को अपनी जाहिर करता है। डज ही वॉन्ट द ट्रूथ वॉट इज़ सेड एंड डन, क्या वो चाहता है कि जो सच्चाई है वो जो कही गई है उसको, मतलब वो चाहता है कि नहीं। वॉट स्टेप इज़ ही टू टेक, उसको क्या करना चाहिए। हाउ इज़ ही टू गेट एट द फैक्ट्स विच आर विथ हेल्ड और स्मॉदर्ड, मतलब किस तरीके से वो वैसे फैक्ट्स को जो जिसको रोक दिया गया है, और ऐसा भी कह सकते हैं जो कि उसको कवर किया गया है पूरी तरीके से, अंडर दिस माउंटेन्स और डिस्टॉर्शन एंड अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी मतलब बेतुकापन के तहत उसको मतलब एक तरीके से ढक दिया गया है, माउंटेन्स काइंड ऑफ कहा जा रहा है इसलिए यहाँ पे रिलेट करके। हाउ इज़ ही टू मेक हिज विल फेल्ट, यानी कि उसको कैसा लगता होगा कि अपनी जो इच्छा शक्ति है वो उसको मतलब बयान नहीं कर पा रहा है। इज़ ही टू राइट एंग्री लेटर्स, क्या उसको बार बार एक नॉर्मल इंसान को क्या ऐसा है कि अपने बातों को रखने के लिए बार बार एंग्री लेटर भेजना पड़ेगा, या फिर अपने डेली पेनी का मतलब होता है जो जो कमाई होती है डेली की, और ट्रांसफ़र हिज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, क्या उसको एक विभाग से दूसरे विभाग तक अपने पैसे को बार बार अपने गंवाना पड़ेगा इस बात को बस रखने के लिए कि भाई पेपर अच्छे से मिसलीड मतलब हमें लीडिंग नहीं दे रहा है, मिसलीड कर रहा है, पद भ्रमित कर रहा है न्यूज़पेपर में न्यूज़ छाप के। तो विल एनीबडी केयर इफ़ ही डज, तो क्या कोई इस पर परवाह करेगा क्या अगर कोई इंसान ऐसा करता है, अपने पूरे पैसे बर्बाद भी करता है। दे विल केयर इफ़ ही प्रोटेस्ट इन सफिशिएंट नंबर। तो बात यहाँ पर आती है कि हाँ भाई ये इस पे सरकार ध्यान देगी कब, लेकिन जब आप सफिशिएंट नंबर में, है ना, अच्छे पर्याप्त नंबर में इंसान अगर इस बातों को रखता है तो डेफिनेटली इसका कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा और कुछ कार्रवाई होगी न्यूज़पेपर की तरह के खिलाफ। बट इस पेन इज़ ए स्मॉल वेपन, लेकिन देखा जाए ना तो जो इंसान, जो नॉर्मल इंसान का जो आय है, जो पेनी है, वो बहुत ही छोटा हथियार है इन कंपैरिजन टू द अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द पूल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस। ग्रेट कंबाइंस यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर का ये जो बड़ा सा बेड़ा है, ये कह लीजिए कि इनका जो एक तरीके से ग्रुप है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पूल्ड मनी, बहुत ज़्यादा अथाह पैसा है, जिसके सामने हमारा जो हथियार है, जो हम डेली वेजेस कमाते हैं, वो बहुत कम है, तो हम इससे नहीं लड़ सकते हैं। हिज हेल्पलेसनेस इज़ अ मीजर ऑफ द फ्रीडम विच द प्रेस एंजॉय, बट इज़ द रीडर फ्री।
तो वही कहा जा रहा है कि ये जो इंसान की हेल्पलेसनेस है ना, जो वो बहुत ही लाचार है एक तरीके से, तो वो यही दर्शाता है कि जो प्रेस है वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। और क्या आप देख सकते हैं कि रीडर फ्री है? नहीं। लास्ट है द कॉमन हैज़ अ वोट इन पार्लियामेंट। बोला जा रहा है, ये लाइन के द्वारा बताया जा रहा है कि जो लंदन है, जो वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ पे आज़ादी है, जो कॉमन इंसान है वो वोट कर सकता है पार्लियामेंट में। ही हैज़ ए मतलब उनके ही चुने हुए सदस्य पार्लियामेंट में जाते हैं, तो ही हैज़ ए पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव whom he can badger and heckle। बैजर एंड हैकल का मतलब होता है परेशान करना, यानी कि वो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव जो उनके द्वारा चुन के जाता है वो उनको परेशान कर सकते हैं इंसान कोई भी वहाँ पे, क्योंकि वो चाहेंगे तो अपनी सरकार बना भी सकते हैं, अपनी गिरा भी सकते हैं, है ना। एंड हुज टेन्यूर ऑफ ऑफिस रेस्ट अपॉन हिज कंसेंट। कंसेंट मतलब उनकी राय पे, यानी कि कहा जा रहा है कि जो इंसान पार्लियामेंट में लोगों को भेजने के लिए अपनी ही सहमति से उन्हें चुनता है तो वही डिसाइड करता है टेन्योर ऑफिस, यानी कि टेन्योर मतलब कार्यकाल, उनके कार्यकाल उन्हीं लोगों पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए वहाँ पे रूल्स थोड़े अच्छे हैं एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि वो उन लोगों की बात सुनते हैं। If he likes to make use of the machinery of a democracy, he can have question asked in the house, and the last resort he can destroy one government and make another। मतलब वही बोला जा रहा है कि अगर वो सरकार बना सकते हैं तो वो सरकार गिरा भी सकते हैं, but there is no machinery by which he can control the organs which mold opinion। लेकिन ऐसा कोई मशीनरी नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके जरिए हम वैसे ऑर्गन्स को, वैसे विभागों को हम मोल्ड कर पाएँ, उनके विचारों को बदल पाएँ। For that, his sole resource is a penny a day and this native wit and will. In time of crisis, the newspapers are first with the cry, let the people know the facts. But perhaps fact is a deity invoked by the people only in the last emergency when the easy god of peace have failed। यहाँ पे इस लाइन के जरिए ये बोला जा रहा है कि for that his sole resource, यानी कि इसके लिए, इन सारी बातों को मतलब रखने के लिए जो इंसान है, जो नॉर्मल इंसान है, उसका एक दिन का जो कमाई, यानी कि उसकी जो कमाई है ना, उसकी जो पेनी है वह काफ़ी नहीं है। और ये भी कह सकते हैं नेटिव विट, यानी कि उसकी देसी बुद्धि या फिर उसकी देसी इच्छा जो है, जाहिर है, तो वो काफ़ी नहीं है कि वो उनके खिलाफ जा सके, न्यूज़पेपर के खिलाफ। और ये बात और भी कही जा रही है इन टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस यानी संकट के समय में एक बात रखी जा रही है यहाँ पे कि संकट के समय में जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, फर्स्ट विद द क्राई, सबसे पहले वही चिल्लाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग सच्चाई से अवगत हो। लेकिन किस समय? जब संकट का समय आता है कि लोग उसमें भावुक हो जाए या फिर मतलब भगदड़ मच जाए, दिक्कत हो जाए, काइंड ऑफ ऐसा कुछ, तो उस समय ये न्यूज़पेपर वाले सबसे सही न्यूज़ छापेंगे, बहुत जल्दी छापेंगे, है ना। कह रहे हैं ना फर्स्ट विद द क्राई, सबसे पहले यही चिल्लाएंगे कि लेट द पीपल नो द फैक्ट, चलिए सब लोगों को सच्चाई बताई जाए। लेकिन नॉर्मल टाइम में क्या होता है, वो सच्चाई हम तक पहुँच ही नहीं पाती है। बट परहैप्स फैक्ट इज़ अ डीटी। डीटी का मतलब देवी देवता है कहा जा रहा है, लेकिन शायद ऐसा है जो सच्चाई है ना वो एक देवी देवता के समान है। इन्वोक्ड मतलब जगाया जाता है। इन्वोक्ड बाय द पीपल ओनली द लास्ट इमरजेंसी व्हेन द इजी गॉड्स ऑफ पीस हैव फिल्ड देम। यानी कि यही कहा जा रहा है कि आप कुछ भी कर लो, हम ये कह रहे हैं कि सच्चाई जो है उसमें देवी देवताओं में सच्चाई का वास होता है। तो एक तरीके से कि अगर जब होता है ना, ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, काइंड ऑफ कि सब पानी जब सर से ऊपर जाने लगता है कि आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, तो एक तरीके से ऐसी भी नौबत आ सकती है कि इमरजेंसी लगाया जाए, है ना। व्हेन द इजी गॉड्स ऑफ पीस हैव फेल्ड देम, यानी कि जब ये न्यूज़पेपर हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, न्यूज़पेपर वाले, प्रेस वाले हमारी सच्चाई वाली बातों को नहीं रखेंगे, तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा और हम इमरजेंसी वाली नौबत भी आ सकती है, काइंड ऑफ हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो जाएंगे। तो ऐसा करके ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।